नमस्कार दोस्तों, हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल सर्विसेज की तरफ से मैं अतुल मिश्रा आप लोगों का स्वागत करता हूं। वार्षिक करंट अफेयर्स सीरीज की शुरुआत हो चुकी है और इसकी सीरीज में ये आज हमारी 7वीं क्लास है। इस 7वीं क्लास में हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे, उनकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे और उसके साथ में कुछ न्यूज ही हैं उनको भी देखा जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज की जो पहली न्यूज है, जो पहला क्वेश्चन है वो है कि प्रायः समाचारों में देखे जाने वाले जस्टिस के.डी. थॉमस समिति जो थी वो निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। पहला आपका स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि के.डी. थॉमस जो समिति थी वो किससे रिलेटेड थी। ये समिति रिलेटेड थी अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध की रोकथाम के लिए, दूसरा सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान की रोकथाम के लिए, तीसरा पश्चिमी घाट में नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र जो है उसका संरक्षण प्रदान करने के लिए, और नेक्स्ट जो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रदूषण नियंत्रण उपायों को सुनिश्चित करने के लिए के.टी. थॉमस समिति का गठन किया गया था, इसको अडॉप्ट किया गया था। तो आपके सामने आंसर है, आपका आंसर बी हो जाएगा। के.डी. थॉमस समिति जो थी उसको किसके लिए अडॉप्ट किया गया था, जो संपत्ति के नुकसान की भरपाई नहीं हो पाती थी गवर्नमेंट के द्वारा, जो अराजक तत्व हैं उनके द्वारा जब किसी भी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी का क्या कर दिया जाता था, उनको तोड़ मोड़ दिया जाता था किसी आंदोलन के द्वारा या किसी आंदोलनकर्ताओं के द्वारा, जब किसी सरकारी संपत्ति को क्या क्या नुकसान पहुंचाया जाता था, तो उस कंडीशन में उसकी भरपाई करवाने के लिए इस के.डी. थॉमस समिति का गठन किया गया। और इसमें यह भी बताया गया कि भारत में अभी तक किसी ऐसे एक प्रकार के कानून स्थापित नहीं थे जिनके माध्यम से क्या किया जाए, अगर किसी प्रकार इस प्रकार के दंगे हो रहे हैं तो उन पर रोकथाम और उनकी पुनर्भरपाई के लिए कोई संपत्ति नहीं थी। तो उसी में सुधार करने के लिए सरकार ने 1984 में जो एक अधिनियम आया था जिसे कहते हैं सार्वजनिक संपत्ति नुकसान रोकथाम अधिनियम 1984, उसके प्रावधानों में कुछ प्रावधान थे जिसमें कहा गया था कि जो भी दोषी होंगे उनको कारागार के और जुर्माने का प्रावधान इस अधिनियम के माध्यम से बताया गया था। लेकिन जो नुकसान होगा उसकी वसूली है तो कोई नियम कायदा नहीं था। तो उसी के एवज में 2007 में सर्वोच्च न्यायालय के एक मुकदमे को संज्ञान में लेते हुए के.टी. थॉमस जो कि एक अधिवक्ता थे, एक वरिष्ठ अधिवक्ता थे, इनके माध्यम से एक नई समिति का गठन किया गया जिसके माध्यम से ये बताया गया कि अगर सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है तो उस कंडीशन में उसकी भरपाई की जा सके। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है वाहन स्क्रैपिंग नीति। वाहन स्क्रैपिंग नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है इस नीति को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा तैयार किया गया है। दूसरा है इसमें प्रदूषण की रोकथाम को कम करने के लिए सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के उपाय भी इसके अंतर्गत आते हैं। आपके सामने विकल्प दिए गए हैं। विकल्प पहला है आपका कि केवल एक, दूसरा है केवल दो, तीसरा है एक और दो दोनों, और डी आपका है ना तो एक और ना ही दो। इन चारों ऑप्शन के आधार पे आप देखेंगे कि वाहन स्क्रैपिंग जो नीति है वो किससे रिलेटेड थी। तो इस नीति का जो उद्देश्य था कि जो वायु प्रदूषण है उस वायु प्रदूषण को कम करना, तो वायु प्रदूषण कम करना यानी कि दूसरा स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। और पहला है किसके द्वारा किया गया था, तो इसको राज्य सड़क मंत्रालय के द्वारा किया गया था। तो आपके दोनों कथन क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि व्हीकल स्पेकिंग जो पॉलिसी है इसकी घोषणा की गई थी किसके द्वारा, केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री के द्वारा, यानी कि जो आपका मंत्रालय दिया गया है उस मंत्रालय के द्वारा इसको दिया गया था। और इस नीति का जो उद्देश्य था वो पुराने और ख़राब जो वाहन थे उनको क्या करना, फिर से रिसाइकिल करना, यानी कि उनसे द्वारा जो प्रदूषण उत्पन्न हो रहा है उन प्रदूषण को कम करना, सड़क और वाहनों की जो स्थिति है उसमें सुधार करना। और सुधार के माध्यम से ये भी बताया गया है कि इस नीति के अंतर्गत 20 साल से अधिक जितने भी पुराने और उनकी जो संख्या थी उसको भी बताया गया कि 51 लाख के करीब ये थे, और 15 साल से अधिक पुराने जो वाहन थे उनकी संख्या 34 लाख बताई गई है। तो उनको क्या करना है, इसके अंतर्गत शामिल किया गया है, यानी कि उनसे द्वारा जो प्रदूषण उत्पन्न हो रहा है उस प्रदूषण को रोकने के लिए इसका यूज किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। स्टेटमेंट 1 है कि ग्राम उजाला कार्यक्रम, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
आप इसको ध्यान दीजिएगा। और गवर्नमेंट के द्वारा एलईडी जो बल्ब हैं इस समय उनको लगाने पे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन है उसको कम करने के लिए एलईडी और कम ताप दीप्त वाले बल्बों का यूज किया जाए, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने इस योजना को इंट्रोड्यूस किया है। तो ग्राम उजाला कार्यक्रम एक ऐसी योजना है जो ग्रामीण क्षेत्र में सस्ते एलईडी बल्ब क्या करती है, प्रदान करती है। दूसरा है कि ग्राम उजाला कार्यक्रम को पूर्ण रूप से बिजली मंत्रालय से प्राप्त सब्सिडी के द्वारा वित्त पोषित किया जाता है, यानी कि ये फंडेड किसके द्वारा है, इसकी फंडिंग जो है बिजली मंत्रालय के द्वारा की जा रही है। अब यहाँ पे आपके सामने आंसर दिए गए हैं। पहला आंसर है आपका कि केवल एक, यानी कि पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि केवल 2 स्टेटमेंट सही है। तीसरा ऑप्शन है 1 और 2, यानी कि दोनों स्टेटमेंट सही, और डी आपका ना तो 1 और ना ही 2। तो इसके आधार पे आप कह सकते हैं कि जो ग्राम उजाला कार्यक्रम है यह एक क्या है, एक ऐसी योजना है जो ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ते एलईडी बल्ब प्रदान करती है। तो यह आपका स्टेटमेंट सही हो जाएगा। लेकिन जो इसका वित्त पोषण है वो किसके द्वारा किया जा रहा है, इसका वित्त पोषण आपने कार्बन क्रेडिट का नाम सुना होगा। कार्बन क्रेडिट के माध्यम से इसका क्या किया जा रहा है, इसका भुगतान, यानी कि जो इसका वित्त पोषण है, वित्त पोषण किसके द्वारा किया जा रहा है, कार्बन क्रेडिट के द्वारा किया जा रहा है। तो ये आपका दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को। तो इसके तहत जो कार्यशील पुराने क्या थे, ताप दीप्त बल्ब थे, उनको बदलने के लिए मात्र 10 रुपये का क्या किया जा रहा है, एक चार्ज लिया जा रहा है ग्रामीणों से। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही हो जा रहा है। ये कार्यक्रम कहाँ पे प्रारंभ किया गया, तो आरा बिहार के ज़िले में इसको प्रारंभ किया गया है, जिसके 5 जिलों को इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। जैसे आरा का बिहार हो गया, वाराणसी उत्तर प्रदेश हो गया, विजयवाड़ा हो गया, उसके बाद में नागपुर हो गया महाराष्ट्र का, और पश्चिमी गुजरात के 15 मिलियन एलईडी बल्बों का वितरण किया गया है इन जिलों और राज्यों में मिलाकर। ठीक है। और इसका जो वित्त पोषण है वो किसके माध्यम से किया जा रहा है, कार्बन क्रेडिट के द्वारा किया जा रहा है। तथा यह भारत का इस तरह का पहला कार्यक्रम होगा जिसके माध्यम से एलईडी बल्ब का क्या किया जा रहा है, एलईडी बल्ब को ग्रामीण क्षेत्रों में डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। तो आपका स्टेटमेंट पहला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चुनावी बांड, इलेक्टोरल बांड जिसे हम कहते हैं, इलेक्टोरल बांड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे आपको विचार करना है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि चुनावी बांड राजनीतिक दलों को दान देने हेतु एक वित्तीय साधन है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि भारतीय स्टेट बैंक इन बांडों को जारी करने और भुनाने, यानी कि उनको इनकैश करवाने हेतु अधिकृत बैंक के रूप में है। अब आपके यहाँ सामने ऑप्शन है पहला केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2, और ऑप्शन डी है ना तो 1 और ना ही 2। तो स्टेटमेंट आपके दोनों सही हैं। क्यों सही हैं, क्योंकि चुनावी जो बांड है वो जिसकी अधिकतम सीमा 3 रूपों में इसको हम परिभाषित कर सकते हैं। इसको हम 1000 के रूप में खरीद सकते हैं, 10,000 के रूप में खरीदा जा सकता है, 1 लाख के रूप में खरीदा जा सकता है, या 1 करोड़ के गुणक के रूप में इसको जारी किया जा सकता है। इसको जारी कौन करता है, भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा इसको जारी किया जाता है। और इन बांडों को जारी करने तथा भुनाने का जो अधिकार है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास ही है। ठीक है। ये एक इसके लिए अधिकृत बैंक के रूप में कार्य करता है। और इसके लिए एक और शर्त दी गई है कि इसको इनकैश करवाने के लिए 15 दिनों का ही टाइम दिया जाता है, यानी कि इसकी जो वैधता है वो 15 दिन की वैधता है। चुनावी बांड की वैधता कितनी होती है, अगर आपसे आंसर क्वेश्चन पूछ ले तो उसकी वैधता क्या होती है, वो जिस दिन जारी किया जाता है उसके 15 दिन के अंदर ही उसको इनकैश करवाना आवश्यक है। उसके बाद में कहा जा रहा है कि यह बांड जो है एक पंजीकृत राजनीतिक पार्टी के निर्दिष्ट खाते में ही डाला जा सकता है, यानी कि कोई भी आदमी इसको यूज नहीं कर सकता। कि अगर आपके चुनावी बांड के नाम पे उसको खरीद के अगर कोई व्यक्ति चाहे कि इसकी हम स्मगलिंग करें और ब्लैक मार्केटिंग करें तो उस कंडीशन में उसको यूज नहीं कर सकता। उसके लिए किसी राजनीतिक पार्टी का होना आवश्यक है। और ये कब कब जारी किया जाता है, यह जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर के महीने में प्रत्येक 10 दिनों की अवधि के लिए इसको खरीदा और
दिया जाता है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जिस पे आप लोगों ने चर्चा की। अब दूसरा है बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट, यानी कि बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं BRSR रिपोर्ट जो होती है ये किसके द्वारा जारी की जाती है। आपके सामने यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, जिसे हम सेबी के नाम से जानते हैं, ठीक है। उसके बाद में भारतीय रिजर्व बैंक, जिसे RBI कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, IMF हो गया, और वर्ल्ड बैंक। इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट ये इंडिया के किसके द्वारा जारी की जाती है? ये सेबी के द्वारा जारी की जाती है। इसमें किन चीज़ों का वर्णन होता है? ये बिजनेस की सस्टेनेबिलिटी और उस बिजनेस के ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यानी कि किसी भी कंट्री के मध्य में वो बिजनेस करने की जो रणनीति है उस कंडीशन पे इसको जारी किया जाता है। तो हम देख लेते हैं कुछ और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट इससे रिलेटेड। तो क्या है कि भारतीय प्रतिभूति और विनियामक बोर्ड यानी सेबी ने कुछ सूचीबद्ध संस्थाओं के द्वारा पेश किए जाने वाले बिजनेस सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग के लिए नई आवश्यकताओं को प्रस्तुत करने का निर्णय लिया है। यानी कि यहाँ से निकल के आता है कि इसको कौन प्रस्तुत करता है? इसको सेबी के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इस रिपोर्ट को बिजनेस सस्टेनेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट के नाम से, जिसे हम BRSR भी कहा जाता है, में मौजूदा बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट का स्थान लेने के लिए इसको बनाया गया है। पहले से एक जो मौजूद थी वो कौन सी थी? बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट थी, लेकिन अब उसी में क्या कर दिया गया है? एक टर्न और सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट को भी जोड़ दिया गया है, यानी कि जो बिजनेस है वो सस्टेनेबल भी हो, ऐसी रिपोर्ट में कहा गया है। तो जो आपका विकल्प होगा वो एक क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और इसके बारे में एक और चीज़ कही जा रही है कि यह पर्यावरण, सामाजिक और शासन के दृष्टिकोण पर आधारित एक रिपोर्ट है जिसका उद्देश्य व्यवसायों को अपने हितधारकों के साथ में अधिक सार्थक रूप से संलग्न करने और सक्षम बनाने के उद्देश्य से इसको किया गया है। तो इस तरह से आपका ये न्यूज़ हुआ कि बिजनेस सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट जो थी वो किसके द्वारा जारी की जाती है? सेबी के द्वारा जारी की जाती है। इसने किस चीज़ को रिप्लेस किया? तो इसने रिप्लेस किया है किसको? बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट को रिप्लेस किया है, और इसमें एक नया टर्म जुड़ा है, सस्टेनेबिलिटी, ठीक है। तो इस तरह से ही हो जाएगा। और ये किन चीज़ों पर काम करता है, यानी कि जो कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जिनके आधार पर किसी भी चीज़ को जज करता है? तो उसमें हो जाएगा आपका पर्यावरण हो जाएगा, सामाजिक इशू हो जाएंगे यानी सोशल इशू हो जाएगा, गवर्नेंस का पार्ट हो जाएगा। इन सारे चीज़ों का एक दृष्टिकोण के आधार पर इस नीति का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है इसका आंसर। आप सबसे पहले इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करिए, उसके बाद में फिर इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। ये कह रहा है कि नेट जीरो उत्सर्जन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे आपको विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है कि यह वायुमंडल में नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन के बारे में संदर्भित करता है, यानी कि ये किसके बारे में चर्चा कर रहा है? ये कार्बन उत्सर्जन के बारे में चर्चा करता है। दूसरा है भारत का लक्ष्य 2050 तक क्या है? नेट जीरो उत्सर्जन की स्थिति प्राप्त करना है। क्या है यहाँ पे टर्म आप देख सकते हैं, क्या दे रहा है? भारत का लक्ष्य। क्या भारत के द्वारा ऐसे किसी लक्ष्य को कहा गया है? तो अगर कहीं भी इस प्रकार के क्वेश्चन मिले जहाँ पे भारत या स्पेशल किसी का टारगेट दिया गया हो, तो उस कंडीशन पे आप उसको थोड़ा सा जेन्युइनली क्या करिए, जज करने की कोशिश करिए कि क्या इस तरह के कोई इनिशिएटिव गवर्नमेंट के द्वारा लिए जा रहे हैं। अगर आप उस चीज़ को कर ले जाते हैं तो आपके क्वेश्चंस के सही होने की संभावना बढ़ जाती है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? पहला कथन है कथन केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। बढ़ते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ। आंसर इसका हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। ये दोनों स्टेटमेंट क्या हैं? गलत हैं, क्योंकि जो नेट जीरो उत्सर्जन है उसका तात्पर्य किससे है? ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन से है, ठीक है। और इसमें क्या कहा जा रहा है कि उत्पादन और वायुमंडल के बाह्य क्षेत्र के ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के बीच में एक संलग्न संतुलन स्थापित करने के
जो बात होती है उसी को क्या कहा जाता है, नेट जीरो उत्सर्जन कहा जाता है। नेट जीरो उत्सर्जन को अगर सरल भाषा में कहें तो किसी भी सरफेस के ऊपर जितना भी क्या हो रहा है, प्रकाश आ रहा है और जितना प्रकाश जा रहा है, उस बीच में जो ग्रीन हाउस एमिशन हो रहा है वो क्या हो जाए, जीरो आ जाए। यानी कि उससे ना शरीर मतलब कि धरती या किसी सरफेस को नुकसान हो और ना ही उससे बहुत ज़्यादा फायदा हो। यानी कि जो वो कार्य कर रहा है वो निश्चित उसी कांस्टेंट वे में वो काम कर चलता रहे, तो उस कंडीशन में नेट जीरो स्थिति प्राप्त होगी। और इसके लिए बात कहा जा रहा है कि वायुमंडल और बाह्य क्षेत्र के ग्रीन हाउस उत्सर्जन के बीच में एक समग्र संतुलन स्थापित हो। इसलिए कथन एक क्या होगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि कथन एक क्या कह रहा है, कथन एक कह रहा है कि यह वायुमंडल में नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन की बात कर रहा है, जबकि कार्बन उत्सर्जन की बात न करके ये क्या है, ग्रीन हाउस गैस यानी कि जो आपकी CHCs हैं, इन CHCs के बारे में बात कर रहा है कि CHG जितने GHG कहते हैं इसको, इनके बारे में चर्चा कर रहा है। और दूसरा कह रहा है जो टारगेट की बात की गई है वो 2050 तक नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए भारत के ऊपर एक वैश्विक दबाव बनाया गया है। भारत का क्या है, भारत का स्पेशल राइट नहीं, भारत ने उसको अडॉप्ट नहीं किया, इसके ऊपर एक वैश्विक दबाव है, यानी कि ग्लोबल प्रेशर के अकॉर्डिंग है। तो इसलिए आपका दूसरा स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये आप मान लीजिए कि आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं किसी न किसी वे में आपसे पूछा जाएगा। कह रहा है कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021 जिसे कि डेटा फॉर बेटर लाइफ्स, डेटा फॉर बेटर लाइफ्स को निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित किया गया है। आपके सामने आंसर है, पहला है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा यानी कि यूनाइटेड नेशन, दूसरा है वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व आर्थिक मंच। अब आप लोग देख सकते हैं कि ये वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट यानी कि जो विश्व है, विश्व में किस प्रकार का डेवलपमेंट हो रहा है, डेटा फॉर बेटर लाइफ यानी कि जीवन को सुधारने के लिए, अच्छे जीवन शैली को प्राप्त करने के लिए जो डेवलपमेंट रिपोर्ट तैयार की गई है वो किसके द्वारा की गई है। तो इस तरह की जो रिपोर्ट्स होती हैं उसको विश्व बैंक के द्वारा क्या किया जाता है, डेवलप किया जाता है। और वर्ल्ड बैंक डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है 2021 जिसे हम डेटा फॉर बेटर लाइफ्स का प्रकार कहते हैं, इसका प्रकाशन भी किसके द्वारा किया गया है, विश्व बैंक के द्वारा इसका भी प्रकाशन किया गया है। और इसमें बताया गया है कि ये जो है ये इसका एकदम नवीनतम संस्करण है और जिसमें विकास के लिए डेटा की शक्ति का दोहन या उपयोग हेतु तो एक खाका प्रदान किया गया है ताकि कोई भी पीछे ना रह सके। यानी कि संपूर्ण विश्व के विकास के लिए इसको क्या किया गया है, एडॉप्ट किया गया है। और इसको किसके द्वारा अडॉप्ट बनाया गया है, विश्व बैंक के द्वारा बनाया गया है। तो पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या, इसमें संख्या नहीं दी गई है। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत और जापान के रक्षा बलों के बीच में निम्नलिखित में से किन द्विपक्षीय अभ्यासों का आयोजन किया जा चुका है। द्विपक्षीय मतलब ये होता है जो अभ्यास होते हैं, युद्ध अभ्यास जो होते हैं वो आपके तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है द्विपक्षीय यानी कि जिसमें 2 देश भाग लेते हैं, एक होता है त्रिपक्षीय जिसमें 3 देश भाग लेते हैं, एक होता है बहुपक्षीय जिसमें 3 से अधिक क्या लेते हैं, देश उसमें भाग लेते हैं। तो यहाँ पे आपका पहला जो युद्धाभ्यास है जिसे जेमैक्स के नाम से जानते हैं, उसके बाद में दूसरा है शिन्यू मैत्री, तीसरा है धर्म गार्जियन और चौथा है मालाबार अभ्यास। तो इन तीनों में से ये तीनों जो हैं भारत और जापान के बीच में लड़े गए मतलब कि युद्धाभ्यास हैं, लेकिन इसमें से कुछ एक क्या है, द्विपक्षीय हैं और कुछ क्या हैं, बहुपक्षीय हैं। तो जेमैक्स, शिन्यू मैत्री और धर्म गार्जियन ये दोनों भारत और जापान के बीच में द्विपक्षीय युद्धाभ्यास थे। लेकिन अगर मालाबार की बात की जाए तो मालाबार क्या था, ये भारत, जापान तथा USA
भी इसमें क्या था, पार्टिसिपेट था। तो ये एक त्रिपक्षीय युद्धाभ्यास हो गया। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2 और 3। तो दिए गए कोटों का सही प्रयोग करके यानी कि आपका डी आंसर सही हो जाएगा। 1, 2 और 3 क्या है, भारत और जापान के बीच में लड़े गए द्विपक्षीय युद्धाभ्यास है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कह रहा है कि भारत और जापान की रक्षा सेनाओं के बीच जिमैक्स जो कि उनकी नौसेनाओं के बीच में था, शिन्नो मैत्री जो कि वायुसेना के मध्य में था, और धर्म गार्जियन जो कि थल सेना के मध्य में था, नामक द्विपक्षीय युद्धाभ्यासों की एक श्रृंखला अभी हाल ही में आयोजित की गई थी। और दूसरी चीज कह रहा है, जो दूसरा जिसे मालाबार द्विपक्षीय अभ्यास हम कह रहे थे, वो द्विपक्षीय अभ्यास ना होकर त्रिपक्षीय अभ्यास था, क्योंकि इसके अंतर्गत इन दोनों के साथ में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका भी शामिल था, और ये एक प्रकार का क्या था, एक प्रकार का नौसेना अभ्यास था। तो इस तरह से आपका विकल्प डी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न कह रहा है कि स्वदेश दर्शन योजना, स्वदेश दर्शन योजना, आपने इसका नाम तो सुना ही होगा, स्वदेश दर्शन योजना यानी कि अपना देश देखने की एक योजना थी, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे आपको विचार करना है। तो स्वदेश दर्शन की योजना, हम दर्शन क्यों करना चाहते हैं, दर्शन के लिए हमारे देश में जो पर्यटन है उस पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इसको अडॉप्ट किया गया था। और उस समय आप लोगों ने सुना होगा कि एक कॉन्सेप्ट आया था जिसे हम कहते हैं कि सर्किट का निर्माण किया गया था, और जहाँ पे यानी कि ऐसे सर्किट का निर्माण किया गया था जो हमारे कल्चरल और हेरिटेज पार्ट को इंगिकृत करते हैं। तो उसी पे आधारित ये आपका प्रश्न है। इसमें कहा जा रहा है कि यह देश में थीम आधारित पर्यटन सर्किट के एकीकृत विकास हेतु शुरू की गई एक केंद्र प्रायोजित योजना थी। यह आपका पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि संस्कृति मंत्रालय इस योजना के तहत सर्किट के विकास के लिए राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों को केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करने की बात कर रही है। और आपके सामने जो इसके आंसर्स हैं, पहला आंसर ए कह रहा है कि केवल एक, यानी पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा ऑप्शन बी कह रहा है कि केवल दूसरा स्टेटमेंट सही है। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि दोनों स्टेटमेंट सही हैं, और डी कह रहा है कि ना तो एक और ना ही दो सही हैं। तो अब आप यहाँ पे आप देखेंगे कि जो थीम आधारित पर्यटन सर्किट का निर्माण, यानी कि थीम का मतलब होता है, यहाँ पे किसी हम गूगल और वर्डप्रेस की थीम की बात नहीं कर रहे हैं, किसी एक पर्टिकुलर रीजन की जो आइडेंटिटी है उस आइडेंटिटी को पकड़कर उसको बेस बनाकर एक ऐसे कल्चरल हेरिटेज एटमॉस्फेयर और ऐसे रीजन को डेवलप करना जो कि पर्यटन के लिए काफ़ी सहायक हो और क्या हो जाए, उनको बढ़ावा देने में भागीदारी हो। तो ऐसी सिचुएशन कब बन सकती है, ऐसी सिचुएशन जो है ये एक रीजनल सेंटर के रूप में डेवलप करने की बात की गई है। और जब रीजनल सेंटर के रूप में बात की जाएगी तो वो जो परियोजना होगी वो केंद्र प्रायोजित परियोजना ना होके वो स्टेट फंडेड या रीजनल कॉन्सेप्ट के आधार पर होगी। तो यहाँ पे जो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि यह एक केंद्र प्रायोजित परियोजना है, ये केंद्र प्रायोजित परियोजना ना होके ये क्या है, एक सेंटर्ड के आधार, मतलब कि एक पर्टिकुलर रीजन के आधार पर है। तो इसका जो पहला स्टेटमेंट हो जाएगा वो गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि इसके विकास के लिए इसका क्रम, तो जो इसका आंसर होगा वो आंसर डी, यानी कि दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये क्या है, केंद्रीय क्षेत्रक योजना के रूप में इसको परिभाषित किया गया है, यानी कि एक पर्टिकुलर क्षेत्र में ये डिफाइन है। उसके बाद में इसको प्रारंभ कब किया गया था, 2014 और 15 में देश में थीम आधारित पर्यटन सर्किट के एकीकृत विकास है, तो इसको प्रारंभ किया गया था। तो आपका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, एक गलत हो जाएगा, क्योंकि ये एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना है। दूसरा है, वर्तमान में 15 थीम आधारित सर्किट हैं, जिसमें कि बौद्ध सर्किट आप लोगों ने नाम सुना होगा। जितने भी आपके कोस्टल लाइन्स हैं, कोस्टल लाइन पे तटीय क्षेत्रों का निर्माण हुआ है। आपका डेजर्ट वाला पार्ट है, तो डेजर्ट सर्किट का जो कि राजस्थान वाले पार्ट के अंतर्गत आता है, वहाँ पे भी एक कल्चरल सर्किट का आप लोग टीवी देखते होंगे ना, तो उस टीवी पे देखते हैं कि आओ माड़ो देश, ऐसे कुछ प्रचार आता रहता है। चाहे गुजरात के बारे में आप देख लीजिए, राजस्थान के बारे में देख लीजिए, तो हर राज्य अपने अपने पर्यटन सर्किट को, यानी कि जो उस वहाँ का कल्चर और हेरिटेज एटमॉस्फेयर है उसको प्रमोट करने के लिए ऐसी एक्टिविटी को करते हैं। तो उसी के तहत ये सारी चीज़ें आती हैं। उसी में आपके एनवायरनमेंट की बात की गई है, विरासत के बारे में बात की गई, हिमालयन पार्ट है, कृष्णा नदी का पार्ट है। उत्तर पूर्व में आप देखेंगे रामायण को भी क्या किया गया है,
एक इसी रूप में परिभाषित किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भी अलग से पर्यटन सर्किट बनाए गए हैं। आध्यात्म हो गया, सूफिज्म हो गया, तीर्थकार हो गए, आदिवासी हो गया और वन्यजीव हो गए। तो ये हमारे देश में 15 थीम आधारित सर्किट हैं और इन सर्किटों के अंदर अलग अलग प्रकार के पर्यटन स्थल का निर्माण किया गया है। तो बौद्ध हैं तो बौद्ध से रिलेटेड जितने भी पर्यटन के होंगे उनको बौद्ध सर्किट के तहत रखा जाएगा। इसी प्रकार से जितना भी आपका कोस्टल लाइन है यानी तटीय क्षेत्र है तो वहाँ पे भी वो सारी चीज़ें बनेंगी। तो थीम आधारित का मतलब हो गया कि ये बेसिक मेन थीम है और इन्हीं के आधार पर, जैसे रामायण थीम है तो रामायण थीम के आधार पर राम भगवान की जितनी भी स्टेजेस रही हैं उनके डेवलपमेंट की, उनके जन्म से लेकर और पुनः रावण को मारने के बाद में, तो उसको एक थीम के आधार पर अलग अलग डेवलप करने की बात की गई है। तो वो क्या है, इसी थीम आधारित पर्यटन सर्किट के कामों में से एक है। उसी में और भी बातें कही जा रही हैं कि ये विकास पर्यटन अनुभव में वृद्धि करने, रोजगार को बढ़ावा देने और रोजगार के नए अवसरों को उत्पन्न करने, पर्यटन के मूल्य में संवर्धन करने तथा इस प्रकार के पर्यटन जो सर्किट होंगे वो इनके बीच में प्रतिस्पर्धा को भी इंक्रीज करेंगे और इससे जो इकॉनमी है उसमें बूस्टअप मिलेगा। इन सारी चीज़ों के लिए नोडल उसके रूप में कौन कर रहा है, पर्यटन मंत्रालय इसमें नोडल उसके रूप में काम कर रहा है और जो इसका वित्त पोषण है वो राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करता है। अतः आपका दूसरा स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा और आंसर आपका हो जाएगा डी। तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। एक बार फिर से क्वेश्चन आप देख लीजिए कि स्वदेश दर्शन का मतलब ये हुआ कि विश्व अपने देश देखने के लिए कौन सी योजनाएं सही हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि ये थीम आधारित पर्यटन सर्किट के एकीकृत विकास के हेतु क्या है, एक केंद्र प्रायोजित योजना नहीं है, ये है क्या, क्षेत्रीय केंद्रक परियोजना है। दूसरा है संस्कृति मंत्रालय, इस योजना के तहत संस्कृति मंत्रालय ना होकर आपने अभी कहाँ पे देखा, पर्यटन मंत्रालय है जो कि इस पे काम कर रहा है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में समाचारों में चर्चित मेकिंग पीस विद नेचर रिपोर्ट अभी हाल ही में प्रकाशित की गई है, तो ये किसके द्वारा जारी की जाती है। तो आप लोगों को बताया गया था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो वो आंसर जो हो जाएगा वो इसको संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण के द्वारा ही क्या किया जाता है, पब्लिश किया जाता है। अब हम देख लेते हैं इस पे, यहाँ पे आंसर जो आपका है वो गलत टाइप हो गया है, आंसर सी हो जाएगा क्योंकि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन रिपोर्ट जो होती है इसको अभी हाल ही में किसके द्वारा जारी किया गया है। इसका जो शीर्षक दिया गया है उसमें कहा गया है कि मेकिंग पीस विद नेचर, जलवायु जैव विविधता और प्रदूषण के आपात स्थितियों से निपटने के लिए एक वैज्ञानिक परिवेश और एक वैज्ञानिक खाका तैयार करने की बात की गई है। और यह क्या है, वैश्विक पर्यावरणीय आकलन से प्राप्त एक रिपोर्ट है जो कि किसके द्वारा जारी की जाती है, ये जारी की जाती है संयुक्त राष्ट्र के पर्यावरण उसके द्वारा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है कि कभी कभी समाचारों में चर्चित आगा लेगा द्वीप जो है और दूसरा है एजम्पशन द्वीप कहाँ पर स्थित है। आपके पास आंसर है, पहला ऑप्शन कह रहा है कि प्रशांत महासागर में, दूसरा अटलांटिक महासागर में, तीसरा हिंद महासागर में और चौथा भूमध्य महासागर में। तो जो अजम्पशन आइलैंड है, अजम्पशन आइलैंड आप लोगों ने सुना होगा, काफ़ी बार न्यूज़ में भी रहता है, बड़ा चर्चित मुद्दा भी है और चाइना की नज़र भी अजम्पशन आइलैंड पर है। तो वो कहाँ पर स्थित है, तो इसको आप थोड़ा सा मैप में देख सकते हैं। जो अजम्पशन आइलैंड है वो अजम्पशन आइलैंड कहाँ पे है, हिंद महासागर के अंदर है। ठीक है, हिंद महासागर में अजम्पशन आइलैंड है, उसके बाद में आगालागा आइलैंड है, उसके बाद में मालदीव्स भी है, सेशल्स का भी आप लोगों ने नाम सुना होगा, उसके बाद में ये मेडागास्कर का भी जो इसी के अंतर्गत आता है और मंचूरियंस भी इसी के तहत आते हैं। तो इस प्रकार से ये पूरा जो रीजन होता है जो इंडिया के इर्द गिर्द है ये पूरा हिंद महासागर के रूप में आता है और इसी में अजम्पशन आइलैंड और आगालागा आइलैंड इसी में पाए जाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कभी कभी समाचारों में चर्चित भारतीय साइबर अपराध समन्वय, जिसे कि I4C भी कहा जाता है, इन्वेस्टिगेशन करके है, तो केंद्र किसके अंतर्गत कार्य करता है। तो इसमें आपके सामने आंसर दिए गए हैं। पहला है
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा, ये नीति आयोग के द्वारा, उसके बाद में गृह मंत्रालय के द्वारा और इलेक्ट्रॉनिक एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। तो जो आंसर हो जाएगा वो गृह मंत्रालय के द्वारा हो जाए। ये किसके तहत आता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। तो भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र यानी कि I4C क्या है? एक संवैतिक और व्यापक तरीके से साइबर अपराधों से निपटने के लिए एक मंच प्रदान करने के लिए इसको अडॉप्ट किया गया है। और इसका जो उद्देश्य था वो क्या था? साइबर अपराध के खिलाफ लड़ाई को स्टार्ट करना। और इसका नोडल जो एजेंसी है वो क्या है? गृह मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इसके एक नोडल केंद्र के रूप में कार्य करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न कह रहा है कि हिंद महासागर में कुछ बड़े और सीमांत क्षेत्रीय समुद्र भी है। कौन कौन से हैं? अरब सागर, लक्षद्वीप सागर, सोमाली सागर और तस्मान सागर। तो ये जो तीनों हैं, पहला अरब सागर, लक्षद्वीप सागर और सोनाली सागर, ये तीनों किसके अंतर्गत आते हैं? हिंद महासागर के सीमांत समुद्रों के रूप में आते हैं। जबकि तस्मान सागर जो है वो हिंद महासागर के तहत नहीं आता है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? B 1, 2 और 3। अब देख लेते हैं। हिंद महासागर में बहुत सारे सीमांत हैं, जिसमें से कि अरब सागर, लक्षद्वीप सागर, सोनाली सागर, बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर। तो ये सब किसके अंतर्गत आ रहे हैं? हिंद महासागर के अंतर्गत आ रहे हैं। जैसे कि अभी पिछले उसमें आप लोगों ने देखा है, ये यहाँ पे ये पूरा जो रीजन दिखाई जा रहा है, ये तो पूरा एक समुद्र हो गया, पूरे समुद्र को बता रहा है। लेकिन इसमें भी कुछ सीमांत समुद्र होते हैं, उनका अलग अलग नाम होता है। तो उसी के बारे में चर्चा की गई है। जो तस्मान सागर है वो कहाँ पे पाया जाएगा? वो दक्षिण प्रशांत महासागर का एक पार्ट है। तो इसलिए आपका जो आंसर होगा वो B सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न कह रहा है कि कभी कभी समाचारों में चर्चित डोमेरा द्वीप, डोमेरा द्वीप, एक दो क्वेश्चन यहाँ से बनना ही बनना है। जो भी आपके आइलैंड से रिलेटेड क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, 10 से 12 क्वेश्चन बन रहे हैं पूरे। अगर ईयर को अगर एनालाइज करके देखा जाए तो उन पे चर्चा में रहे हैं, और कोई ना कोई क्वेश्चन तो बन ही सकता है। तो आइलैंड वाले क्वेश्चन को आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, बहुत ही फोकस करके पढ़ना है। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं क्या कह रहा है कि ये किसका पार्ट है? काला सागर का, लाल सागर का, कैस्पियन का और भूमध्य सागर का। तो ये डोमेरा द्वीप है वो लाल सागर के पास पाया जाता है। आप इसको मैप में देख सकते हैं। तो ये जो डोमेरा है ये कहाँ पे है? ये रेड ओशन के इर्द गिर्द पाया जाता है। ठीक है। तो डोमेरा द्वीप लाल सागर के बाब अल मंडेव जो है उसके पास में, जिबूती के उत्तर पूर्व में और इट्रिया के लगभग पास में पाया जाता है। तो ये जिबूती है, ये इट्रिया है, और ये आपका रेड सी है, और यहीं पे ये क्या पाया जाता है? बाब अल मंदाब के पास में ये पाया जाता है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? B आपका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कह रहा है इन्वर्टेड ड्यूटी के बारे में है। तो कह रहा है कि किसी विशेष उत्पाद के लिए इन्वर्टेड ड्यूटी संरचना निम्नलिखित में से किससे हतोत्साहित कर सकती है? आपके सामने पहला आंसर है कि घरेलू मूल्य संवर्धन, दूसरा है एसोसिएटेड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तीसरा है कच्चे माल की तुलना में तैयार माल को आयात करना। तो ये किस इन्वर्टेड ड्यूटी का मतलब होता है? सबसे पहले ड्यूटी का मतलब समझ लीजिए। जब कोई कंट्री किसी चीज़ का प्रोडक्शन करती है और किसी अन्य देश में भेजती है या उसको लाती है, तो उस टाइम पे गवर्नमेंट के द्वारा उस पर टैक्स या ड्यूटी लगाई जाती है। इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई जाती है। तो उस कंडीशन में एक होता है ड्यूटी। और इन्वर्टेड ड्यूटी क्या होती है कि जब कोई प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें किसी देश से उसके रॉ मटेरियल को और भी अन्य चीज़ों को अडॉप्ट करना हो, तो क्या करेंगे? उस कंडीशन पे हम उसको जब कोई वस्तु आती है तो जब उसके रॉ मटेरियल को लाया जाता है, रॉ मटेरियल के बाद में उसका प्रोडक्शन किया जाता है, प्रोडक्ट को बना के बाहर भेजा जाता है, तो दोनों कंडीशन पे क्या की जाए? उस पर ड्यूटी लगाई जाए। लेकिन ड्यूटी ऐसी हो, यदि रॉ मटेरियल पे लगाई गई ड्यूटी
प्रोडक्ट पे लगाई गई ड्यूटी से अधिक हो तो ऐसी कंडीशन में उसे हम इन्वर्टेड ड्यूटी के नाम से जानते हैं। तो ये किन चीज़ों को हतोत्साहित करती है? ये हतोत्साहित करती है घरेलू मूल संवर्धन को, और एसोसिएटेड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी इसके द्वारा क्या होता है? हतोत्साहित होता है। तो इसलिए जो आपका आंसर होगा वो आंसर क्या होगा? 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे, लेकिन तीसरा जो होगा वो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे डिस्क्राइब करके बताया गया है कि इन्वर्टेड ड्यूटी एक ऐसी संरचना है जहाँ तैयार माल पर आयात कच्चे माल पर आयात शुल्क की तुलना में कम होता है, जो कि ऐसे तैयार माल के उत्पादन के उपयोग के लिए किया जाता है। यानी कि कोई चीज़ अगर उसका रॉ मटेरियल अगर 10 रुपए का है तो जो प्रोडक्ट बनेगा उस प्रोडक्ट पे इंपोर्ट ड्यूटी 5 की ही लगेगी, यानी कि उसका प्रोडक्शन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो उस कंडीशन पे आप क्या करेंगे? उस पे इंपोर्ट ड्यूटी कम हो जाती है। और इस कंडीशन में वो किन चीज़ों को हतोत्साहित करता है? तो सबसे पहले वो घरेलू मूल संवर्धन को, उसके बाद में दूसरा जो आपका है वो एसोसिएटेड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को भी हतोत्साहित करता है। उदाहरण के लिए भी यहाँ पे भी कहा गया है कि टायरों के आयात पे जो टैरिफ लगाया गया यानी आयात कर लगाया गया वो 10% है, और प्राकृतिक रबर यानी कि जिससे उसको निर्माण किया जा रहा है उस पर टैरिफ कितना है? 20% है। तो ये इन्वर्टेड ड्यूटी की संरचना की स्थिति को इंगित करता है। और जब कच्चे माल पर आयात शुल्क क्या हो? अधिक होता है, तो प्रतिस्पर्धी मूल्य पर घरेलू रूप से संबंधित बेहतर उत्पादन करना अधिक कठिन हो जाता है, और इस कंडीशन पे जो बिजनेस होता है, बिजनेस पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाता। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर टैरिफ यानी नॉन टैरिफ उपायों में से नहीं है? तो व्यापार के समक्ष तत्कालिक बाधाएं जो आ जाती हैं वो नॉन टैरिफ हैं। उसके बाद में फाइटोसैनिटरी जो प्रतिबंध होते हैं वो हैं। आयात लाइसेंसिंग की जो प्रक्रिया होती है, और उपरोक्त सभी गैर टैरिफ उपायों में से एक हैं। अब बढ़ते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो गैर टैरिफ उपाय जो होते हैं, जिन्हें हम नॉन टैरिफ मेजर्स के नाम से भी जानते हैं, को हम सामान्य शुल्क टैरिफ के अलावा नीतिगत उपायों के रूप में भी परिभाषित कर सकते हैं। यानी कि इनको नीतिगत रूप से भी लागू किया जाता है, और ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर आर्थिक प्रभाव डाल सकते हैं, और मात्राओं तथा कीमतों दोनों में ये क्या कर सकते हैं? परिवर्तन कर सकते हैं। यानी कि इनके द्वारा उस पर परिवर्तन लाया जा सकता है। तो परिणाम स्वरूप हम कह सकते हैं कि NTM जो होता है यानी कि नॉन टैरिफ जो मेजर्स होते हैं वो पारंपरिक व्यापार नीति के उपकरण होते हैं। ठीक है, जैसे कोटा या मूल्य नियंत्रण सहित नीतियों को एक विस्तृत श्रृंखला के रूप में कवर करने की जो प्रक्रिया होती है वो इसी के तहत आती है। ठीक है, और इसमें और भी चीज़ें बताई जा रही हैं, जैसे कि तकनीकी विनियामक उपाय जो भी होते हैं वो भी इसी के अंतर्गत आते हैं, जो स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण से संबंधित मुद्दों तथा गैर व्यापारिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए इनको बताए जाते हैं। तो यहाँ पे स्वच्छता और फाइटोसैनिटरी जो मेजर्स होते हैं ये वो उपाय जो होते हैं वो तकनीकी बाधाओं के तहत में आते हैं। तो नॉन टैरिफ के रूप में अगर देखा जाए तो नॉन टैरिफ के रूप में कौन सा आता है? फाइटोसैनिटरी जितने भी प्रबंध होते हैं ये सब नॉन टैरिफ रूप उसमें आते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सरकार ने निम्नलिखित में से किस कानून में संशोधन करके चुनावी बांड प्रस्तुत किया था? अभी पहले हम लोगों ने न्यूज़ देखा था चुनावी बांड से रिलेटेड। अब ये पूछ रहा है कि किस अधिनियम में सुधार करके इन चीज़ों को लाया गया था। तो पहला स्टेटमेंट है कि आयकर अधिनियम 1961 में इम्प्रूवमेंट करके, दूसरा है कंपनी अधिनियम 2013 में इम्प्रूवमेंट करके, और तीसरा है जन अधिनियम का प्रतिनिधित्व जो है 1951 इसमें इम्प्रूवमेंट करके इस चीज़ को लाया गया था। आपके आंसर हैं पहला है पहला और दूसरा, बी है 1 और 3, सी है 2 और 3, और डी है आपका 1, 2 और 3। अब यहाँ पे हम देखेंगे डी ऑप्शन है यानी कि 1, 2, 3 यानी तीनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। आयकर अधिनियम 1961, कंपनी अधिनियम 2013 और जन अधिनियम प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, इन तीनों में सुधार करके इसको लाया गया था। और ये कह रहा है कि राज्यसभा में बाईपास करने के लिए मनी बिल का उपयोग करते हुए सरकार ने चुनावी बांड पेश किया, और इसमें कहा गया कि 1961 के जो आयकर अधिनियम थे, 2013 का जो कंपनी अधिनियम था, उन सारी चीज़ों में, और 1951 का जो जनप्रतिनिधि अधिनियम था, इनके कानून में
क्या किया गया, संशोधन करके इसको अडॉप्ट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी क्या है, निम्नलिखित में से किन प्रावधानों के तहत गृह मंत्रालय व्यक्तियों को आतंकवादी यानी टेररिस्ट के रूप में नामित कर सकता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आप लोगों ने सुना होगा, तो इसका तो आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर से देना चाहिए। आप इसको पढ़िए, पढ़ने के बाद में इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। मैं देख रहा हूँ कि कमेंट बॉक्स में किसी का आंसर नहीं आ रहा है, लोग इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करते हैं, और तो आपको इसमें पार्टिसिपेट होने की ज़रूरत है। वीडियो को आप पूरी तरह से देख लेंगे, इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला जब तक आप इसमें इंटरेक्ट ना करें, क्वेश्चन को देखें, खुद पढ़ें और उसका आंसर करें। तो यहाँ पे पहला जो स्टेटमेंट है कि वो राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के बारे में कह रहा है। आतंकवाद निरोधक अधिनियम 2002 के बारे में बात कर रहा है। गैर कानूनी प्रतिनिधियां, जिसे हम रोकथाम के रूप में कहते हैं, संशोधन और अधिनियम 2019 के उसमें किया गया। और डी है, केवल संगठनों को आतंकवादी के रूप में नामित किया जा सकता है, व्यक्तियों को नहीं। तो ये तो आपका पूरी तरह से गलत हो जा रहा है। अब ये आपका सी आंसर सही होगा। सी आंसर क्या कह रहा है कि गैर कानूनी गतिविधियां, यानी कि जो कानून के विरुद्ध हो, संशोधन अधिनियम 2019 में संशोधन करके ये क्या कर सकता है, किसी व्यक्ति को टेररिस्ट घोषित कर सकता है। तो इसको गृह मंत्रालय ने क्या किया, 2019 में संसद द्वारा पारित किए गए एक विधेयक थे, जिसमें आतंकवाद विरोधी कानून, जिसे एंटी टेरर लॉ के तहत कहते हैं, और इसके तहत 9 से अधिक व्यक्तियों को आतंकवादी नामित भी किया है। तो इसमें कब किया गया था, क्या 1967 में जो अधिनियमित किया गया था गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम, यानी कि द अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 19, यानी जिसे ऊपा के भी नाम से जानते हैं। तो इसको पहली बार 2004 में, फिर 2008 में और 2013 में संशोधित किया गया था, और लास्ट में 2019 में इसे क्या किया गया, फिर से संशोधित करते किसी व्यक्ति को आतंकवादी नामित करने की भी शक्तियां इसके अंतर्गत प्रदान की गई हैं। तो अगर आपसे आंसर पूछ ले कि कौन सा अधिनियम है जिसके द्वारा किसी भी व्यक्ति को आतंकवादी घोषित कर सकते हैं, और उसके आधार पे आपको कोई भी क्वेश्चन, मतलब कोई भी ऑप्शन देंगे, तो वहाँ पे आपको अगर ये भी दिया जा रहा है कि UAPA भी है उसके तहत, तो आप इसको राइट आंसर चूज करेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है कि निम्नलिखित में किस जलीय निकाय पर सबसे पहले सूर्योदय दिखाई देता है। यहाँ पे यानी कि यहाँ पे वर्ल्ड मैप की बात की जा रही है, और वर्ल्ड मैप में कहा जा रहा है कि कौन सा है जहाँ पे सूर्योदय पहले दिखाई देगा। तो उस कंडीशन में आपको ज्योग्राफी के पढ़ना जरूरी हो जाता है, आपको उसके कॉन्सेप्ट भी आने चाहिए कि जब सूर्योदय होता है तो कहाँ से होता है, वो पूर्व दिशा में होता है। तो वो सागर जो पूर्व में होगा, सबसे पहले वहाँ सूर्योदय होगा, फिर धीरे धीरे वो उसी क्रम में आगे बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सूर्योदय सबसे पहले पूर्व बिंदु पर दिखाई देता है, और इसमें से सबसे पहला जो आ रहा है वो कैस्पियन सी है। कैस्पियन सी के बाद में आप, इसमें थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा है, तो इस तरह से दिया रहा है। तो कैस्पियन सागर पे सबसे पहले क्या दिखेगा, सूर्योदय दिखेगा, क्योंकि वो सबसे पश्चिम में है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न कह रहा है कि फसल कटाई पर मनाया जाने वाला महोत्सव शिग्मो मुख्य रूप से कहाँ पे मनाया जाता है। तो यह आप कहाँ का है, ये शायद गोवा का है। ठीक, तो शिग्मो या सिंगमोत्सव जिसे कहते हैं, क्या बोल रहे हैं, सिंगमोत्सव। सिंगमोत्सव कहाँ का है, गोवा के आदिवासी समूहों का एक वो है, जो कि धान की अत्यधिक और सुनहरी फसल के कटने के बाद में उसको मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी कि PSLV और जियो सिंक्रोनाइट सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल GSLV, इन दोनों के बीच में निम्नलिखित कथनों पे आपको चर्चा करनी है। तो पहला कह रहा है कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी कि PSLV और दूसरा है GSLV, इन दोनों के बीच में सबसे पहले आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। तो GSLV को निम्न भू कक्षा उपग्रहों की ध्रुवीय तथा सूर्य तुल्यकालिक जो कक्षाएं हैं उसमें लॉन्च करने के लिए विकसित किया गया है। दूसरा है आपका जो PSLV होता है, PSLV को भू तुल्यकारी उपग्रहों के भारी इनसेट जो उपग्रह होते हैं उनको प्रक्षेपित करने के लिए यूज किया जाता है उसको, और इसी के लिए विकसित किया गया है। तो उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन
सही नहीं है। यहाँ पे इस टर्म को बहुत ही ध्यान से देखने की ज़रूरत है कि नहीं अगर लिखा हुआ है तो यहाँ पे जो अगर सही भी दिया गया होगा तो उसको भी चेक करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो आंसर आपका हो जाएगा पीएसएलवी और जीएसएलवी के बीच में जो अंतर है, तो भारत में 2 परिचालन लॉन्च व्हीकल हैं, यानी कि जो आपके सैटेलाइट होते हैं उनको लॉन्च करने वाले 2 व्हीकल होते हैं। तो पहला क्या है कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जिसे हम पीएसएलवी के नाम से जानते हैं, और दूसरा है जियो सिंक्रोनाइज सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जिसे जीएसएलवी के नाम से जाना जाता है। तो पीएसएलवी क्या है? पीएसएलवी भारत की तीसरी पीढ़ी का लिक्विड स्टेज वाला भारतीय लॉन्च व्हीकल है। इसमें कौन कौन सी है? पीएसएलवी क्या है? ये इसकी जनरेशन थर्ड है, थर्ड जनरेशन का है। इसमें जो फ्यूल यूज किया जाता है वो क्या है? लिक्विड फ्यूल होता है, और ये भारत का पहला लॉन्च व्हीकल है। दूसरा, अगर इसी के टर्म में देखें तो जीएसएलवी जो है वो 4G है, यानी कि फोर्थ जनरेशन है लॉन्च व्हीकल, और ये 3 चरणों वाला वाहन है, और इसमें 4 लिक्विड स्टेजेस पाई जाती हैं। फिर दूसरा है पीएसएलवी को निम्न भूकक्षा उपग्रहों को ध्रुवीय और तुल्यकालिक कक्षाओं में लॉन्च करने के लिए विकसित किया गया है। अब यहाँ पे आप आंसर देखेंगे तो जीएसएलवी कह रहा है, और जबकि यहाँ पे बात कह रही है पीएसएलवी का। तो पहला स्टेटमेंट क्या है आपका? गलत है, ठीक है, सही नहीं है। और दूसरा कह रहा है कि दूसरा स्टेटमेंट है पीएसएलवी को, ये भी आपका क्या है? गलत है। तो यानी कि आपका जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, यानी पहला और दूसरा स्टेटमेंट दोनों गलत है, क्योंकि यहाँ पे जो टर्मिनोलॉजी है वो उल्टी कर दी गई है। जो फीचर्स होने चाहिए थे जीएसएलवी के वो पीएसएलवी के कर दिए गए हैं, और जो पीएसएलवी के होने चाहिए थे वो जीएसएलवी के कर दिए गए हैं। तो दोनों के बीच में यहाँ पे आप देखेंगे तो दोनों स्टेटमेंट क्या हैं? गलत हैं, और आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। अब यहाँ पे बात और कर लेते हैं। इसमें क्या कहा जा रहा है कि इसके द्वारा भूतुल्यकालिक, लूनर और इंटर प्लेनेटरी जो अंतरिक्ष यान होते हैं उनका सफलतापूर्व निरीक्षण किया जाता है। दूसरा है, दूसरी ओर जीएसएलवी 4 को भूतुल्यकालिक उपग्रहों के भारी इनसेट उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के लिए लॉन्च किया गया है। और यहाँ पे क्या बात कह रही है? पीएसएलवी की बात कह रहा है। तो इसलिए दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे, और आपका राइट आंसर होगा 1 और 2 दोनों सही नहीं है। तो इस तरह से आज का जो हमारा सेशन था वो समाप्त हुआ, जिसमें हम लोगों ने ये आपका मार्च का जो करंट अफेयर था, मार्च के करंट अफेयर को हम लोग कवर कर चुके हैं। कल से जो हमारी क्लास होगी उसमें हम अप्रैल के, मई और जून इन 3 महीनों के करंट अफेयर को पढ़ेंगे। उसके बाद में एक हमारी क्लास चलेगी, लगभग 5 घंटे की क्लास हम लोग उसका निर्माण कर रहे हैं, जो कि 2020 में जितने भी आपके महत्वपूर्ण मुद्दे थे उन सारे मुद्दों पे हम लोग चर्चा करेंगे, और ये क्लास आपकी लाइव चलेगी। तो बहुत जल्द हम इस क्लास का अनाउंसमेंट करेंगे। तो तब तक के लिए आप इस चैनल पे बने रहिए, क्लास को शेयर करते रहिए, और लोगों के बीच में, अपने दोस्तों के बीच में लाइक और शेयर दोनों कर सकते हैं। और भी हमारे हरियाणा सिविल सर्विसेज से रिलेटेड कोर्सेज भी हैं, जिनको अगर अवेल करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पे आएँ crackscs.com, वहाँ पे आके आप उन सारे कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं। धन्यवाद।